बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीडे साइंस का लेक्चर नंबर 5 है आज हमारा। इसमें हम ह्यूमन बॉडी की ओरिएंट देखते हैं। तो एवरीडे साइंस में क्योंकि बेसिकली वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड भी पूछता है, जिसमें फिजियोलॉजी भी वो पूछ सकता है और अनाटोमी भी पूछ सकता है, ऑर्गन्स की। बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते इसके अंदर। इसमें जस्ट सिंपली जो है वो एक टच देता है कि फलां ऑर्गन का क्या काम है, फलां सिस्टम किस लिए होता है, फलां ऑर्गन की हल्की फुल्की लोकेशन क्या है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी या मेडिकल की टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होती। वो एज ए एवरीडे साइंस उसको लेके चलता है। तो उसको हम देख लेते हैं। डिफरेंट सिस्टम्स को पहले देख लेते हैं। अनाटमी होती क्या है? अनाटमी होती है जी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स इन रिलेशनशिप टू वन अनदर। ठीक है, तो बॉडी का स्ट्रक्चर पार्ट और जो शेप है उसको स्टडी करना अनाटमी कहलाता है। और अनाटमी के वर्ड की उसने मजीद डिवीजन की गई है कि ये ग्रीक वर्ड है। और एना का मतलब होता है ए पार्ट और टॉमी का मतलब होता है कट करना। तो कट ए पार्ट है अनाटमी। इसके अंदर क्योंकि हम ऑर्गन्स की लोकेशन और सारा हम देखते हैं ऑर्गन किस जगह पे मौजूद है अंदर, ताकि हमें पता हो कि अगर कोई एनिमल किसी को ऑपरेट करना है या ह्यूमन साइड पे कोई है, तो अगर लीवर का प्रॉब्लम है तो पेट को ही ऑपरेट किया जाए, ये ना हो लीवर का प्रॉब्लम है और थोरेसिक कैविटी को ओपन करके ये जो सांस वाला है जहाँ फेफड़े हैं उसको ओपन करके बैठे हो। तो अनाटॉमी को पता होना चाहिए आपको, बेसिक अनाटॉमी का कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे होता है। और ह्यूमन का पता होना चाहिए, ये स्पेसिफिकली हम ह्यूमन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और दूसरा हमें फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। फिजियोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स वर्क और फंक्शन। कि बॉडी किस तरह वर्क करती है उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियो का मतलब होता है नेचर, ओलॉजी होता है स्टडी। द स्टडी ऑफ नेचर, फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ नेचर, कि किस तरह चीजें वर्क करती हैं, फंक्शन किस तरह करती हैं। अब हमें ये पता तो चल गया कि लीवर जो है वो जी एब्डोमिनल कैविटी में है जी, आपके जो है वो एब्डोमन में है और जी इस साइड के ऊपर पड़ा हुआ है ये। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है लीवर का। या लंग्स का लगा लें, लंग्स का हमें पता है ये थोरेसिक कैविटी में होते हैं। ठीक है, ये हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसमें बेसिक अब हमें पता भी होना चाहिए कि लंग्स करते क्या है, इनका काम क्या है। तो जस्ट ये चीजें पता होनी चाहिए। और फिजियोलॉजी और जो अनाटॉमी है इनका आपस में ताल्लुक भी है। देखें रिलेशनशिप किस तरह है अनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। अगर आपको पता होगा एक पार्ट की अनाटॉमी, अनाटॉमी क्या होता है? स्ट्रक्चर, कि कहाँ पे जो है वो मौजूद है पार्ट। तो आपको उसका पता होगा। ठीक है, जैसे लंग्स हैं वो आपके थोरेसिक कैविटी में चेस्ट के अंदर मौजूद है। अब उनकी जो अनाटॉमी है, उनका जो स्ट्रक्चर है, स्पॉन्जी किस्म का टिश्यू है, सॉफ्ट किस्म का टिश्यू है। अब उसका फंक्शन भी उसी से रिलेटेड है। फिर उसका फंक्शन क्या है? गैसेस का एक्सचेंज। अब चूंकि वो स्पॉन्जी है, उसमें एल्यूलाई है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, तो उसकी फिजियोलॉजी, उसका काम करने का फंक्शन ये है कि वो जो है गैसेस को एक्सचेंज करता है। अगर लंग्स को कहा जाए कि आप ब्लड को पंप करो तो वो नहीं कर सकते। ब्लड पंप करने के लिए कोई स्ट्रक्चर चाहिए जो हार्ड किस्म का हो। हार्ड किस्म का स्ट्रक्चर, हार्ड मसल्स होने चाहिए। वो किसके हैं? हार्ट के हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर हार्ड मसल्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, तो इसलिए वो जो है ब्लड को पंप करने का काम उसका है। इस तरह जो स्ट्रक्चर रिलेटेड, स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी है उनका आपस में गहरा ताल्लुक होता है। एक पार्ट का स्ट्रक्चर ही उस तरह का अल्लाह ताला ने कुदरत से बनाया है कि फिर उसके मुताबिक वो फंक्शन करता है उससे रिलेटेड। ठीक है, ये इसका जो है वो रिलेशनशिप है। अब हम बॉडी के डिफरेंट सिस्टम देख लेते हैं कि बॉडी में कौन कौन से सिस्टम है, उनका मेन ऑर्गन कौन सा है और उस ऑर्गन का फंक्शन क्या है। ये आज के लेक्चर में हमने देखना है कि बॉडी के कुछ सिस्टम्स को देखना है और उसका मेन ऑर्गन देखना है कि उसका मेन ऑर्गन कौन सा है। जैसे अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन ऑर्गन हार्ट होगा। ठीक है, अगर आप जो है वो बात करें पल्मोनरी सिस्टम की, तो पल्मोनरी सिस्टम का मेन ऑर्गन लंग्स होंगे। यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो मेन ऑर्गन किडनी होगा। इस तरह तो बारी बारी हम देखते जाते हैं और उसका फंक्शन भी देखते जाते हैं। है तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें, लेकिन एवरीडे के हिसाब से भी अहम है। और वेटरनरी
के पेपर के हिसाब से भी अहम है। सम टाइम बड़ी बेसिक चीजें भी पूछ ली जाती हैं पेपर में, और अक्सर मुश्किल बंदा ठीक कर आता है, बेसिक बंदा गलत कर आता है। ये पता नहीं क्या सिस्टम है, सबके साथ इस तरह आमतौर पे होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम, बॉडी का पहला सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम जहां भी आएगा वो किससे रिलेटेड होगा? स्किन से रिलेटेड होगा। और स्किन का आपको पता है कि बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, अगर कहीं एमसीक्यू में भी आ जाता है, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो वो स्किन है। अक्सर लोग लीवर पे लगाते हैं, लेकिन स्किन भी एक ऑर्गन है, स्किन को एक ऑर्गन माना जाता है। और क्योंकि देखें पूरे जिस्म के ऊपर स्किन है, तो सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो उसको स्किन, हाँ डीप स्टडी की वजह से आप सही कह रहे हैं। जो होते हैं ना आसान एमसीक्यू, वो इसलिए गलत हो जाते हैं कि आप डीप स्टडी के अंदर ले जाते हैं, आप उसमें शक में मुब्तला हो जाते हैं कि यार ये कौन सी साइड पूछ रहा है, इसके अंदर यार फलां लफ्ज का फलां चीज से लिंक जोड़ लेते हैं, आप रिसर्च लेवल पे चले जाते हैं, हालांकि वो सिंपल पूछ रहा होता है सीधी सीधी बात, वो फिर आप गलत कर बैठते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, इंटेगुमेंट्री सिस्टम का मेन ऑर्गन स्किन है। स्किन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। स्किन का फंक्शन क्या होता है? ये वाटर प्रूफ, देखें वाटर आपकी बॉडी के ऊपर गिरता है, बॉडी में जज़ब तो नहीं हो जाता, वाटर प्रूफ है, करती है बॉडी को ये। कुशंस, कोई जो आपकी बॉडी पे स्ट्रेस वगैरह आता है उसका ये कुशन प्रोवाइड करती है, उससे आपको बचाती है। ठीक है, डीपर टिश्यू जो अंदर वाले टिश्यू हैं उनको ये प्रोटेक्ट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से। इसके अलावा साल्ट और यूरिया को एक्सक्रीट करती है, जो हम स्वेट वगैरह आता है, हमें पसीना आता है, पसीना आना इसका फंक्शन है, उसके जरिए कुछ साल्ट और यूरिया जो है वो एक्सक्रीट होता है। इसके अलावा पेन फील होती है स्किन के ऊपर, और प्रेशर, पेन और प्रेशर जो है वो स्किन पहले फील करते हैं, फिर दूसरी बॉडी फील करती है बाहर से अगर कोई स्टिमुलस आता है। इसके अलावा स्किन जो है बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करती है, और विटामिन डी को भी सिंथेसाइज करती है। आप लोगों को पता है कि विटामिन डी जो है वो डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं होता बॉडी के अंदर, और वो सिंथेसाइज होता है, इसका प्रिकर्सर मौजूद होता है जब स्किन के ऊपर रोशनी पड़ती है जो है सन की, तो वो जो प्रिकर्सर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी के अंदर, तो वो स्किन के ऊपर पड़ेगी, तो इसलिए ये तभी कन्वर्ट होगा ना विटामिन डी में। डायरेक्ट विटामिन डी नहीं बनता, पहले प्रिकर्सर बनता है, पॉलीकाल्सिफेरोल। अच्छा, ये स्किन के कुछ फंक्शन हो गए, इसमें बस बेसिक फंक्शन और बेसिक ऑर्गन देखते हैं कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम का बेसिक जो ऑर्गन है वो स्किन है, और उसके ये फंक्शन है। उसके बाद दूसरे सिस्टम पे आ जाए, स्केलेटल सिस्टम के ऊपर, ढांचा। इंसान का जो स्केलेटल सिस्टम होता है, ढांचा होता है, उसका क्या फंक्शन होता है? तो ये देखिएगा, स्केलेटल सिस्टम में हड्डियां होती हैं, और मेन ऑर्गन इसमें बोन्स आ गई, कार्टिलेजेस आ गए, लिगामेंट्स आ गए, और ज्वाइंट्स आ गए। ठीक है, बोन तो आपको पता है ये जो सख्त किस्म की होती हैं ये बोन्स होती हैं। कार्टिलेज क्या होता है? ये जो आपकी कान के ऊपर वाली हड्डी है, कान की जो एक्सटर्नल बोन है वो कार्टिलेज है, नरम नरम है ना, तो ये कार्टिलेज है। ज्वाइंट क्या होते हैं? ज्वाइंट और लिगामेंट्स, ये जहाँ पे जोड़ होते हैं बॉडी के, जैसे एल्बो वगैरह हो गई आपकी, नी हो गई, लिगामेंट्स और ज्वाइंट्स जो हैं वहां पे होते हैं। तो फंक्शन हम देख लेते हैं, फंक्शन बेसिकली क्या होता है स्केलेटल सिस्टम का? ये बॉडी के ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, जैसे आपका चेस्ट के ऊपर रिब्स हैं, ये रिब्स आपकी प्रोटेक्ट कर रही हैं आपके लंग्स और हार्ट को। इस तरह आपका जो स्कल है, ये जो खोपड़ी है, वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसका एक फंक्शन जो होता है स्केलेटल सिस्टम का, जिसमें बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट और जॉइंट्स आते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है? आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा ये आपके मसल्स को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। बोन के ऊपर आपकी ये जो बोन्स है, ये ढांचा है, इसके ऊपर मसल्स होते हैं। ठीक है, तो उन मसल्स की मूवमेंट को ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मसल्स की मूवमेंट को। इसके अलावा हीमेटोपोइसिस का फंक्शन भी है। हीमेटोपोइसिस से मुराद क्या होता है भला? हीमेटोपोइसिस होता है अपना ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन।
बोन मैरो के अंदर जो है ना, ये जी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, हिमेटोपोइसिस, तो वो भी इसका फंक्शन होता है स्केलेटल सिस्टम का, क्योंकि बोन्स इसमें आती हैं तो बोन जो फंक्शन परफॉर्म करेगी वो स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन होगा। इसके अलावा मिनरल्स को भी स्टोर करती हैं बोन, जैसे आपको पता है कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह हो गए, इन मिनरल्स को भी स्टोर करती हैं, तो ये भी स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस में आ जाता है। ये जी दो सिस्टम हो गए। तीसरे बॉडी के सिस्टम पे चलते हैं, मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये पिक में देखिएगा, ये मसल्स बनाए हुए हैं। पहले हमने देखा था बोन, बोन के ऊपर, जो बोन के ऊपर वाला सिस्टम है, जो मसल्स हैं, उसको स्केलेटल सिस्टम में आ जाते हैं। ये स्केलेटल मसल जो है, ये फंक्शन होता है कंट्रैक्शन एंड मोबिलिटी, लोकोमोशन, मतलब कि जो मूवमेंट होती है एक तो वो, इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन और पोस्चर, आपका जो फेस एक्सप्रेशन देता है वो बेसिकली आपके मसल्स मूव करते हैं तो देता है। इसके अलावा आपका जो पोस्चर है, अब वो भी आपके मसल्स डिफाइन करते हैं। और बॉडी में जो हीट है वो भी मसल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये जो बॉडी के अंदर हीट होती है वो बेसिकली मसल्स में होती है। तो ये तीन फंक्शंस हो गए स्केलेटल सिस्टम के, आपके मसल्स के। तो एक दफा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मस्कुलर सिस्टम रिलेटेड होता है मसल से। मसल जो है वो बोन के ऊपर अटैच होते हैं, मतलब स्केलेटल सिस्टम के ऊपर मस्कुलर सिस्टम होता है, और उसका फंक्शन क्या होता है, एक तो लोकोमोशन, मूवमेंट करना, दूसरे नंबर पे फेशियल एक्सप्रेशन और पोस्चर आपकी बॉडी का, और बॉडी की हीट प्रोड्यूस करना, ये आपके मस्कुलर सिस्टम में आ जाता है। इसके बाद जो है हम चौथे नंबर पे नर्वस सिस्टम पे आ जाते हैं। असबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम, इसका मेन ऑर्गन ब्रेन होता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड होती है, नर्व्स होती हैं, और सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो है जी चार चीज होती हैं इसके नर्वस सिस्टम के अंदर। मेन पार्ट ब्रेन होता है, दिमाग, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आपका आ जाता है, ये यहाँ पर है, ये जो है ये वाला, और ये जो फिर रीढ़ की हड्डी लें इसको, इसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है, फिर इसमें नर्व्स आ जाती हैं, और सेंसरी रिसेप्टर आ जाते हैं, जो बीच में रिसेप्टर होते हैं जो फील करते हैं आपकी डिफरेंट सेंसेशंस को। ये इसके ऑर्गन में आ गए, और फंक्शन क्या होता है इसका, एक तो फास्ट एक्टिंग सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम, कि आपकी बॉडी का जो ब्रेन कंट्रोल करता है सारी जिस्म के फंक्शंस को, स्टिमुलस वगैरह को। बाहर से जो कोई स्टिमुलस वगैरह आएगा, कोई इम्पल्स आएगी, कोई मैसेज आएगा, तो फौरन पहले ब्रेन उसको डिटेक्ट बॉडी से, ब्रेन को वो मैसेज आता है और उसके मुताबिक फिर बॉडी एक्ट करती है। तो ये ब्रेन के थ्रू होता है, इसको हम अस्वी निज़ाम कहते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम में हमने देख लिया, इसके ग्राउंड में, इसके ऑर्गन्स में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और सेंसरी रिसेप्टर, और इसके फंक्शन में हमने देख लिया कि जो बाहर से स्टिमुलस वगैरह आएगा, सोचने वगैरह का अमल वगैरह भी जो है सारा, फीलिंग्स वगैरह, वो ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, ये इसके फंक्शंस में आ जाता है। पे चलते हैं, एंडो सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है कि ग्लैंड्स का जो होता है में, जो डिफरेंट रतूतें पैदा होती हैं बॉडी में, वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर आती है। इसके ऑर्गन्स में ग्लैंड्स आएंगे, जारी बात है, एंडोक्राइनोलॉजी अगर स्टडी है ग्लैंड्स की, ग्लैंड से रिलेटेड है, डिफरेंट जो है रतूतों से रिलेटेड है। ग्लैंड उर्दू में गदूद कहते हैं, गदूदों से रिलेटेड। तो वो गदूद जो है हार्मोन्स पैदा करते हैं, रतूतें पैदा करते हैं। तो कौन कौन से ग्लैंड होते हैं बॉडी में, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल्स, थाइमस, पैंक्रियाज, पीनियल, ओवरीज। मैं इनको जस्ट आप एक दफा पढ़ लेना कि ये ग्लैंड है। फंक्शंस में गए तो वो लंबा काम हो जाएगा, हर किसी का स्पेसिफिक फंक्शन होता है हर ग्लैंड का। तो
जी, ग्लैंड आगे 2 तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, वो अपना डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं, डक्ट्स उनमें मौजूद होती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स मौजूद नहीं होती, नालियाँ मौजूद नहीं होती। जैसे कि आपका लगा लें कि कोई ग्लैंड थायराइड ग्लैंड लगा लेते हैं, ये बॉडी में आपके नेक में मौजूद होता है, नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड। ये जो प्रोडक्शन करेगा हार्मोन की, वो किसी नालियों के ज़रिए आगे नहीं जाएगी, वो ब्लड में ट्रांसफ्यूज़ होगी और ब्लड के ज़रिए मूव करेगी, ठीक है? तो ऐसे ग्लैंड को हम कह देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो ग्लैंड डक्ट वाले होते हैं, नालियाँ जिनमें मौजूद होती हैं, उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की क्या एग्ज़ाम्पल होगी? जैसे लिवर है, लिवर भी एक जो है वो ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में आ जाता है। हाँ जी, पैंक्रियाज़ भी जो है वो एक्सोक्राइन में आ जाती है, जिसमें रतूबत नाली के ज़रिए आगे जाएगी। एंडोक्राइन में डायरेक्ट वो ब्लड के अंदर सक्रीट कर देगा हार्मोन, और वो हार्मोन ब्लड के ज़रिए जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाएगा और एक्ट करेगा। तो ग्लैंड का अगर जनरल फंक्शन पढ़ लें तो क्या होता है? ये देखिए, ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो ज़रूरी होते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और एटसेट्रा। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, हर ग्लैंड का अलग फंक्शन होता है। तो ग्लैंड का मेन ये याद रखिए कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और वो हार्मोन बॉडी को रेगुलेट करते हैं। इसके बाद अगले सिस्टम पे चलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जिसमें ब्लड हमारे बॉडी में मूव करता है? मेन ऑर्गन उसका क्या है जी? हार्ट। और हार्ट किस चीज से रिलेटेड है? ब्लड वेसल से, कैपिलरीज से और ब्लड से, ठीक है? मेन ऑर्गन हार्ट है, और हार्ट के साथ असेसरी क्या चीजें होंगी? ब्लड, जिस चीज को उसने पंप करना है, और किस चीज में पंप करना है? ब्लड वेसल या कैपिलरीज में मूव करना है। ब्लड वेसल में वेन और आर्टरी। तो इसका फंक्शन मेजर क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का? ब्लड को पंप करना। और ब्लड को पंप करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को और दूसरी सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ऑक्सीजन सारी बॉडी में जरूरत होती है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की भी इसी तरह सारी बॉडी में जरूरत होती है। तो जो चीजें ब्लड के अंदर आती हैं वो फिर ब्लड के जरिए सर्कुलेट करती हैं सारी बॉडी के अंदर। तो ये इसका फंक्शन होता है। इसके अलावा ये जो डिफरेंट टाइप के आपकी बॉडी में सेल्स होते हैं, जैसे वाइट ब्लड सेल्स है, एक जगह इन्फेक्शन होता है, वहां पे फौरी तौर पे पहुंचना है, वाइट ब्लड सेल्स ने हमला करना है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो वो भी जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा वो ब्लड के जरिए जाएगा। या किसी जगह पे कोई जख्म हो जाता है तो वहां पे फौरी तौर पे प्लेटलेट्स पहुंचते हैं। आपको पता है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये ब्लड का पार्ट होते हैं, ये ब्लड के सेल्स होते हैं। तो ये सेल्स ब्लड के जरिए मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो हीमोग्लोबिन को लेके जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट होते हैं, और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बॉडी में क्लॉटिंग के लिए होते हैं। किसी जगह कोई जो है जख्म आ गया, ब्लड नहीं रुक रहा, तो ये क्लॉटिंग करने के लिए, खून को जमाने के लिए उस जगह पहुंच जाते हैं। तो ये सारा किसके थ्रू होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम पे जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है जी? ये सर्कुलेटरी सिस्टम के पैरेलल सिस्टम चल रहा होता है बॉडी के अंदर, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये देखिए डक्ट्स सी बनी हुई है पूरी बॉडी के अंदर, लेकिन ये कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज से अलग सिस्टम होता है। इसके ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और टॉन्सिल्स। अनाटॉमी अगर हम देखें, स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ये चीजें आ जाती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स आ जाती हैं, लिम्फ नोड्स आ जाती हैं, स्प्लीन आ जाता है और टॉन्सिल्स आ जाता है। अब इसका हम फंक्शन देख लेते हैं। ये देखें, ये पूरी बॉडी में इसका जाल बिछा हुआ होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, ब्लड वेसल्स के साथ साथ। तो इसका फंक्शन क्या होता है?
सर्कुलेटरी सिस्टम में से कुछ ब्लड में से कुछ फ्लूइड बाहर निकलता रहता है वेसल्स में से। वो जो फ्लूइड बाहर निकलता रहता है ना वेसल्स में से, ये उसको दोबारा ब्लड वेसल्स के अंदर डालते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में वो फ्लूइड आता है और लिम्फेटिक वेसल्स उसको दोबारा से ब्लड वेसल्स में डाल देती हैं उस फ्लूइड को। एक तो फंक्शन ये हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि ये इम्यूनिटी के अंदर इनका रोल होता है। ये डिफरेंट टाइप की बॉडी के अंदर जो है वो लिम्फ नोड्स बने होते हैं। वो लिम्फ नोड जो हैं वो सेल्स पैदा करते हैं डिफरेंट टाइप के, और वो इम्यूनिटी में किरदार अदा करते हैं। ये ऐसे बॉडी के अंदर ना ये गलत बन गया ये तो, मतलब गोल गोल किस्म के आप लगा लें, नोड्स होती हैं डिफरेंट, इनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। ये इम्यूनिटी के अंदर बेसिकली किरदार अदा करते हैं, और जब कोई इन्फेक्शन आता है तो उसके अगेंस्ट जो है डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो उसके अगेंस्ट लड़ते हैं। तो बाकी सारे सिस्टम से तो हमें ज्यादा वाकफियत होती है। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है आमतौर पे उसका नाम हमने कभी कभी सुना होता है या उस पर इतनी हमारी तवज्जो नहीं होती, तो इसलिए लिम्फेटिक सिस्टम को एक दफा मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है बॉडी का। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स होती हैं और सारे जिस्म में ब्लड वेसल्स आते हैं, इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम की में लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ये जैसे ये नजर आ रही हैं सब्ज रंग की, ये भी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और टॉन्सिल्स, ये चार ऑर्गन होते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है कि बॉडी के अंदर जहां जहां ब्लड वेसल जा रही हैं उनमें से अगर कोई लीक हो रहा है फ्लूइड, ठीक है, ब्लड वेसल से बाहर निकल रहा है, तो ये उसको दोबारा से ब्लड के अंदर डालेंगी। एक काम तो इसका ये होगा, और दूसरा काम क्या होगा कि ये ब्लड को एक तो क्लीन करती जाती हैं और इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं। इम्यूनिटी प्रोड्यूस के लिए डिफरेंट टाइप के गोल स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी के अंदर जिसको हम कहते हैं लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं जो लिम्फ नोड्स होती हैं। इसके अलावा स्प्लीन और टॉन्सिल्स भी लिम्फेटिक ऑर्गन में शुमार होते हैं। स्प्लीन और टॉन्सिल्स एमसीक्यूज में वो पूछ सकता है कि नीचे दिए गए में से कौन सा लिम्फेटिक ऑर्गन है, तो आपको पता होना चाहिए स्प्लीन और टॉन्सिल्स ये लिम्फेटिक ऑर्गन है। इसके अलावा लिम्फ नोड्स ये जो बनाई हुई है, लिम्फ नोड्स भी लिम्फेटिक ऑर्गन में आती है, ठीक है। आगे चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। ये तो बिल्कुल कॉमन सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, आजकल कोविड की वजह से भी इसका बड़ी गहमा गहमी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं? नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। ये ये देखिए, सबसे पहले जो है नेजल कैविटी आती है, आपका नोज आता है, उसकी कैविटी को नेजल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी आगे फेरेंक्स में ओपन होती है, फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स आ जाता है, ये पिक्चर के अंदर भी दिखाया गया है। उसके बाद सांस की नाली आ जाती है जिसको ट्रैकिया कहते हैं, सांस की नाली को। फिर सांस की नाली आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है लंग्स में, उसको ब्रोंकस कहते हैं। और उसके बाद जो है दो लंग्स हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग, ठीक है। ये पिक्चर में देखिएगा, ऑर्गन्स उसने दिखाए हैं एक तरतीब के साथ। सबसे पहले ऊपर नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद फिर ब्रोंकस है, फिर लेफ्ट लंग है। इसको आपने इसी तरतीब में याद करना है। हो सकता है नीचे वो इस तरह एमसीक्यू बनाए कि तरतीब दी हो और पूछ ले वो आपसे कि इनमें से कौन सा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स का। बाकी सबका तो चले आपको पता होता है कि नेजल कैविटी से स्टार्ट होगा, लंग्स पे खत्म होगा, लंग्स में आगे एल्व्यूलाई वगैरह है। लेकिन ये जो दरमियान के पार्ट हैं, फेरेंक्स, लेरेंक्स और ट्रेकिया, इनका आपने याद रखना है कि नेजल कैविटी के बाद पहले फेरेंक्स आता है, फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स आता है, लेरेंक्स के बाद सांस की नाली आती है जिसको ट्रैकिया कहते हैं,
ट्रैकिया आगे डिवाइड होती है दोनों लंग्स में, और उसको कहते हैं ब्रोंकस। और फिर लंग्स आ जाते हैं, एक राइट लंग है और एक लेफ्ट लंग है। ये तो हो गई इसकी अनाटॉमी। अनाटॉमी से मुराद स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं इसका फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या क्या है। एक तो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके आना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, आपको पता है हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर से हमारी बॉडी में एंटर होती है, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में से बाहर निकल जाती है सांस के जरिए। तो ये इसका मेजर फंक्शन है। और गैस का एक्सचेंज होता है, ये भी ऑलमोस्ट वही फंक्शन आ गया लंग्स के जरिए। तो मेजर फंक्शन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सांस लेने का, आपके जिस्म को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और आपके जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन है। उसके बाद चलें अगले सिस्टम पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे। निज़ाम एनजाम, डाइजेस्टिव सिस्टम, खुराक वाला सिस्टम। इसके अंदर ऑर्गन्स देखिएगा पहले। ओरल कैविटी, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, और इसके अलावा लीवर और पेंक्रियाज भी इसी का हिस्सा होते हैं। तो अब हम जरा पिक्चर के अंदर देख लेते हैं इन्हीं ऑर्गन्स की तरतीब को। देखिएगा, सबसे पहले ये आ गई ओरल कैविटी, जो आपके माउथ से स्टार्ट हुई। उसके बाद आ गई इस्ोफेगस, ये वाली जिसको कहते हैं खुराक की नाली। खुराक की नाली आगे जो है वो स्टोमक के अंदर जाती है। स्टोमक के बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, और फिर रेक्टम आ जाती है, और एनस आ जाती है, जहाँ पे ये सिस्टम एंड हो जाता है। ये इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये जो सारा इस तरह घूमता हुआ माउथ से शुरू होके एनस तक जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसे शुरू होता है, सबसे पहले ओरल कैविटी, उसके बाद एलिमेंट्री ट्रैक्ट भी कहते हैं इसको, बिल्कुल। ओरल कैविटी के बाद एसोफेगस, जिसको खुराक की नाली कहा जाता है। फिर आपका स्टोमक आ जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, और फिर एनस। ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिफरेंट जो हैं वो हिस्से हैं। और इसके अलावा जो है रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं ना, सीकम, कोलन और रेक्टम। अगर इसको मजीद डिवाइड कर लें, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आगे तीन हिस्सों में होती है। कौन कौन से तीन हिस्से होते हैं भला स्मॉल इंटेस्टाइन के? और लार्ज इंटेस्टाइन के भी इस तरह तीन हिस्से होते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का आता है जी इलियम, ड्यूडिनम, इलियम, इस्चम और ड्यूडिनम। इलियम, इलियम, जूजिनम और ड्यूडिनम, ये होते हैं तीन हिस्से। वो जो इस्चियम वाला है वो तो मेरा ख्याल बोन वाला है। इलियम, इस्चियम वो बोन की डिवीजन है ना, वो आप मेरा ख्याल बोन का बता रहे हैं। ये भी बात को कंफ्यूज कर देता होता है। हाँ, बल्कि एक एनाटॉमी के पेपर में मैं यूं लिख के आया था, जो है ना, वो बोन का पूछा था, लिख में इसका आया था। जो इसमें होते हैं वो इलियम, ड्यूडिनम और जूजिनम होते हैं। इलियम, ड्यूडिनम और जूजिनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के तीन हिस्से कौन से होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। तो इसके अलावा जो है लीवर और जो पेंक्रियाज है वो भी इसी का हिस्सा सम टाइम कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि लीवर की और पेंक्रियाज की जो सिक्रीशंस हैं वो जाती हैं अपना डाइजेस्टिव
ट्रैक में शामिल होती हैं तभी डाइजेशन होती है। तो ये भी जो है इसके असेसरी ग्लैंड्स भी इनको कहा जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है हम देख लेते हैं यूरिनरी सिस्टम को। आखिरी सिस्टम है जो हमने देखना है, यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसको कहा जाएगा। इसका मेन ऑर्गन जो है वो किडनी होता है। किडनी के बाद यूरिटर आता है, उसके बाद यूरिनरी ब्लेडर आता है और उसके बाद यूरिथ्रा आता है। देखिएगा, ये किडनी आ जाती है। ठीक है, किडनी के बाद जो है यूरिटर आ जाता है। यूरिटर के बाद जो है जी आ जाता है आपका ये ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, और उसके बाद आ जाता है जी यूरिथ्रा, जिससे यूरन बाहर चला जाता है। ठीक है, ये सिस्टम मैंने बनाया। इसमें आ गई किडनी सबसे पहले। ठीक है, किडनी के बाद आ गया यूरिटर, उसके बाद आ गया यूरिनरी ब्लेडर, और फिर आ गया यूरिथ्रा। तो मेन फंक्शन होता है यूरिन प्रोडक्शन करना। हम जो पानी पीते हैं, जो फ्लूइड लेते हैं, वो इसमें जो इसका किडनी का पोर्शन होता है उसमें ये रोटेट करता है। इसमें डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट इसके पार्ट होते हैं किडनी के। उसमें से गुजर के जो मेन हिस्सा होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फ्लूइड में, वो बॉडी में चले जाते हैं। और जो यूरिक एसिड और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिन की शक्ल में बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो पहले हमने इसका देखा ऑर्गन्स, मतलब कि अनाटॉमी देखी। अनाटॉमी में कौन कौन सा हिस्सा यूरिनरी सिस्टम में शामिल होगा? किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लेडर और यूरिथ्रा। उसके बाद हमने फिजियोलॉजी देखी, फंक्शन देखे। फंक्शन में हमने देखा पहला फंक्शन क्या है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना। नाइट्रोजनस वेस्ट से क्या मुराद है? यूरिया और यूरिक एसिड, उसको ये बॉडी से रिमूव करता है। दूसरे नंबर पे वाटर को रेगुलेट करता है, एसिड बेस बैलेंस को बरकरार रखता है और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बरकरार रखता है। कैसे बरकरार रखता है कि जो वाटर यहाँ पे किडनी के अंदर रोटेट करता है, उसके अंदर से जो इलेक्ट्रोलाइट, जो मेन पोर्शन होंगे, उसको ये ब्लड स्ट्रीम में दाखिल कर देगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको ये आगे शामिल कर देगा ब्लेडर में, ब्लेडर में भेज देगा, और यूरिथ्रा के जरिए, यूरिन के जरिए वो बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक हो गया। ये आज हमारा सिस्टम से मुतालिक लेक्चर था। 10 सिस्टम जिसके अंदर हमने देखे इंसान की बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के 10 सिस्टम, और उनकी हमने अनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखी, उसका स्ट्रक्चर देखा और उसका फंक्शन देखा। ये जी आज के लेक्चर का था टोटल हमारा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। लेक्चर एंड होने में 1 मिनट रह गया बस, लेक्चर ऑलमोस्ट एंड हो गया। यहाँ पे पूछ लें, यहाँ क्वेश्चन ना हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई क्वेश्चन वगैरह हो। इसका टेस्ट हम जो है 2 लेक्चर और करके, हफ्ते वाले दिन इसका टेस्ट होगा। टेस्ट में ये जो है 7 लेक्चर और एमसीक्यूज की एक फाइल मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो आपने तैयार करनी है। तो साथ साथ जो है इस पे भी ध्यान दीजिए करें, जो जो आपको मैं बैठनी के अलावा जो पोर्शन पढ़ा, तो इसका इंशाल्लाह आपका जो है फिर सैटरडे को टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।